इजरायली सेना और शिन बेट ने बुधवार को पुष्टि की कि हमास के सैन्य विंग प्रमुख मोहम्मद ओदे गाजा सिटी के रिमोन इलाके में हवाई हमले में मारे गए। ये घटना 11 दिन बाद हुई जब आईडीएफ ने उनके पूर्ववर्ती को मार डाला था। इजरायली सेना के अनुसार ये कार्रवाई महीनों की खुफिया निगरानी के बाद की गई और इसमें कई इमारतों को निशाना बनाया गया जिन्हें ओदे के छिपने के ठिकानों के नेटवर्क का हिस्सा माना जाता था। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस हमले के शानदार क्रियान्वयन की सराहना की और कहा कि ओदे को अब अपने साथियों से नरक की गहराइयों में मिलने के लिए भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और काट्ज ने संकल्प लिया कि वे 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास द्वारा किए गए नरसंहार में शामिल सभी को निशाना बनाते रहेंगे। ओदेहा हमास की सैन्य खुफिया शाखा के प्रमुख थे और 7 अक्टूबर के हमलों की योजना व समन्वय में मुख्य भूमिका निभाई थी। आईडीएफ का कहना है कि ओधे 7 अक्टूबर के हमले से सीधे जुड़े हमास के अंतिम बचे वरिष्ठ कमांडरों में से एक थे और उनकी मौत को संगठन की अपनी सैन्य संरचना को फिर से बनाने की कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका बताया है। इस हत्या से वरिष्ठ हमास नेताओं की सूची में एक और नाम जुड़ गया है जिन्हें इजरायल ने युद्ध शुरू होने के बाद मारने का दावा किया है, जैसे याह्या सिनवार, मोहम्मद दीफ और मोहम्मद सिनवार। गाजा में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता है क्योंकि हमास हथियार और सैन्य नियंत्रण छोड़ने से इनकार कर रहा है। इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर कोबी माइकल, आईएनएसएस और मसगव संस्थान के वरिष्ठ शोधकर्ता और इजरायली रणनीतिक मामलों के मंत्रालय के पूर्व उप महानिदेशक। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मोहम्मद ओदे के बारे में हमें और क्या जानकारी है और ये आईडीएफ के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? अहमद अल-दहद लंबे समय से हमास के सैन्य विंग के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक थे और सैन्य विंग में उनका पुराना जुड़ाव रहा है। अधिकतर समय या कम से कम हाल के समय में वे सैन्य खुफिया विभाग के प्रभारी थे, जिसका मतलब है कि वे इजराइल के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने का काम करते थे। लेकिन वे 7 अक्टूबर के घातक हमले के योजनाकारों में से एक थे। मैं कहूंगा कि वे अज़ादीन अल-हद्दाद की जगह लेने के सबसे स्वाभाविक उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे लगता है वे जानते थे क्यों, लेकिन आखिरकार उन्हें नियुक्त कर दिया गया और वास्तव में ये हमास की सैन्य शाखा के किसी भी नेता का सबसे छोटा कार्यकाल था और मुझे उम्मीद है कि यही होगा, वही परिणाम उन लोगों के लिए भी होगा जो उनकी जगह लेने वाले हैं। ठीक है, मेरा अगला सवाल यही है कि ऐसी स्ट्राइक व हत्या कितना नुकसान करती है? कोई और जरूर जल्द ही उनकी जगह लेगा और भी लोग आते ही रहेंगे। इससे कितना नुकसान होता है? मुझे लगता है कि इसमें जमा हुआ नुकसान होता है। हमें इसे महसूस करना और समय के साथ समझना होगा। ये सिर्फ ये निशाना साधना ही नहीं है, बल्कि हमें समझना होगा कि हमास के पास इस मामले में कोई दूसरी पंक्ति नहीं है। मेरा मतलब है, जो भी अगले लोग आएंगे, कम से कम मैं कहूँगा सूची में 2 ऐसे लोग हैं जो उनकी जगह लेने के संभावित उम्मीदवार हैं। दोनों ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन आप जानते हैं हमास के शीर्ष स्तर के नहीं है। बस इतना ही। मेरा मतलब है, सूची में कोई नहीं बचा। तो अगला व्यक्ति जो सैन्य शाखा के अगले नेता की जगह लेगा, वो अनुभवहीन सैन्य व्यक्ति होगा और इसका असर हमास की क्षमताओं पर पड़ेगा। और अगर हम नुकसान के इकट्ठा होने की बात करें, तो हम एक ऐसे संगठन की बात कर रहे हैं जो अपनी कमांड और नियंत्रण तंत्र खो रहा है, और ये एक ऐसा संगठन है जो इस तरह के लोगों के अनुभव और कौशल को खो रहा है, इस तरह के नेताओं को। और इसलिए आखिरकार ये ऐसी चीज है जो संगठन को कमजोर कर देती है। संक्षेप में ये बताता है कि वे अभी कहाँ हैं और इजराइल की गाजा में उपस्थिति के बारे में क्या कहता है। मुझे लगता है कि ये उनकी स्थिति को परसों की तुलना में और भी खराब बना देता है, और मुझे लगता है कि ये हमें गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान को
फिर से शुरू करने के और करीब ले जा रहा है, क्योंकि अगर लोग 20 बिंदुओं की योजना को लागू करने को लेकर गंभीर हैं तो मुझे कोई और विकल्प नजर नहीं आता, क्योंकि गाजा पट्टी का निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है और आईडीएफ के अलावा ना तो कोई और ये काम करने को तैयार है, ना ही सक्षम और ना ही हमास को खत्म कर सकता है। प्रोफेसर कोबी माइकल, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।